बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इशाल हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे सोहेल अफरीदी के आज आज के जलसे से मुतालिक अहम तफसीलात आपके सामने रखूंगी और उस पर बात करेंगे। इसके अलावा डॉन न्यूज़ ने एक खबर शाया की है मुरीद के कत्ले आम से मुतालिक। मुरीद के में क्या हुआ था, इस बारे में एक स्टोरी की है। उसके अहम नुकात आपके सामने रखकर उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2025 की अदालती कारकर्दगी और इस्लाहात का एलामिया जारी किया है। उस एलामिया के अहम नुकात क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अरशद शरीफ शहीद की वालिदा, उनका इंतकाल हो गया और थोड़ी देर पहले उनका जनाजा भी अदा कर दिया गया है। एक ऐसी माँ जो 3 साल तक अदालतों में धक्के खाती रही, जो 3 साल तक अदालतों में जाती रही, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगती रही, कानून के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। उनके इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है ना, उनके बेटे के कत्ल की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। क्यों? क्योंकि जो कातिलों के नाम उस एफआईआर में लिए जा रहे थे, जो लिखे जा रहे थे, वो नाम नहीं लिखना चाह रहे थे असल में। वो व्हीलचेयर पर बैठकर अदालतों में जाती रही। व्हीलचेयर पर बैठकर वो माँ अदालतों में जाकर वहां से इंसाफ मांगती रही, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिया गया। आज वो माँ इस दुनिया से चली गई है। वो माँ अपना केस लेकर अल्लाह ताला की अदालत में चली गई है। वो अदालत जहाँ का आदिल, जहाँ का जज इतना इंसाफ करने वाला है कि उस जज को कोई खरीद नहीं सकता। वहां पे ना तो कोई तरमीम होगी और ना ही कोई रिश्वत चलेगी, ना किसी ज़मीर का कोई सौदा कर सकेगा। वो अल्लाह की अदालत है और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो जजेस बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक माँ को इतना ख्वार कराया कि उन्हें इंसाफ नहीं दिया, ये जजेस अब डरना शुरू कर दें। ये डरे उस वक्त से जब अल्लाह ताला की पकड़ होगी इनको। जब अल्लाह ताला इनको पकड़ेगा सिर्फ इसलिए कि ये इंसाफ नहीं करते, ये अदल की कुर्सियों पे बैठकर अपने ज़मीर के सौदे करते हैं, अपनी मराद बनाते हैं, अपनी जायदादें बनाते हैं। किसी के साथ ये इंसाफ वाला रवैया नहीं इख्तियार करते। ये तो अरशद शरीफ शहीद है ना, ये अरशद शरीफ शहीद एक नामी गिरामी शख्सियत थे, एक पब्लिक फिगर रखने वाली शख्सियत है, ठीक है। इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर रखने वाली शख्सियत, जिन पर गोलियां चलाई गई, जिनको कत्ल करने की कोशिश की गई, ठीक है। लेकिन आज तक खान साहब भी अपने ऊपर जो कत्लाना हमला हुआ उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके। वो नाम जो खान साहब लेते हैं, वो नाम होने की वजह से खान साहब अपने ऊपर कत्लाना हमले की एफआईआर नहीं कटवा सके। और सोचें कि हमारे मुल्क में जहाँ इतनी अहम शख्सियत के साथ इंसाफ नहीं होता है, यहाँ पे तो जजेस को इंसाफ की ज़रूरत है, वहाँ पे एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? एक आम आदमी के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होती होंगी, कितने लोगों को ज़ुल्म का निशाना बनाकर उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाती होंगी। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस और डंडे का कानून चल रहा है। यहाँ पे अदालतें जो अवाम के टैक्स के पैसे पर चलती हैं, वो अवाम के लिए इंसाफ नहीं फराहम करती। हाँ, जिसके हाथ में पैसा होगा, जिसके हाथ में ताकत होगी और जिसके हाथ में डंडा होगा, उसको सहूलियात मुहैया करती है। आगे चलते हैं, सोहेल अफरीदी का आज करक में जो जलसा हुआ, उस जलसे से मुतालिक अहम पॉइंट्स सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो करक जलसे में एक माँ जी ने वज़ीर आला सोहेल अफरीदी पर शफ़क़त का हाथ रखा और अपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार किया। इस तरह अवामी नुमाइंदों से ना इस तरह लोग अपनी मोहब्बतों का, अपने प्यार का इज़हार करते हैं। उनका इस्तक़बाल बड़ा बेहतरीन किस्म का उनका इस्तक़बाल हुआ। यानी कि एक ऐसा बंदा जो एक मिडल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है, एक आम सा नौजवान, उसे उठा के खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। ये उन लोगों के मुँह पर भी तमाचा है जो ख़ानदानी सियासत करते हैं, जो किसी और अवाम को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं कि बस हमारा ही ख़ानदान है और हम ही हम हैं। जैसा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का ख़ानदान आपके सामने एग्ज़ाम्पल है। सोहेल अफरीदी के कुछ अहम ऐलानात आपके सामने रखती हूँ। सोहेल अफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की मदनियात पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है, अवाम की मर्जी के बगैर किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सोहेल अफरीदी ने कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए इंतजामिया को हिदायत दे दी है कि कोई बादशाह नहीं बनेगा। डीसी हो, कमिश्नर हो या डीपीओ हो, इनको अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रखने होंगे। वो मुझे कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मेरे असाब मजबूत हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ।
اس کے علاوہ سہیل آفریدی نے سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب ان کو میرا نام پسند نہیں آ رہا تھا، میرا مڈل کلاس اور قبائلی ہونا پسند نہیں آیا، تو انہوں نے میرے خلاف بیانیہ بنانا چاہا، لیکن سوشل میڈیا اور پاکستانی عوام نے جو بیانیہ بلڈ نہیں ہونے دیا اور اس بیانیے کو ختم کر دیا، میں سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سہیل آفریدی نے مزید جب وہ بات کر رہے تھے تو عوام نے وہاں پر ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے لگائے، جس پر سہیل آفریدی جو ہے وہ کھل اٹھے، مسکرا اٹھے، اور عوام کا بھی بتایا کہ جس طرح عوام وہاں پہ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے ڈی چوک سے متعلق لانگ مارچ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ وہ عوام ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 سال مارے کھائیں، جیلیں برداشت کی، ایون کہ ڈی چوک 26 نومبر گولیاں چلی، ہمارے کتنے کارکنان شہید ہوئے، کتنوں کا تو ابھی بھی پتہ نہیں ہوگا وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، راتوں رات تو لاشیں غائب کر دی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عطا عطا ٹر جو ہے وہ جاتا ہے وہاں پہ فوراً، اور وہاں پہ جو حالت بنی ہوئی تھی، اور وہاں پہ کہتا ہے دیکھیں جی بتائیں کہاں ہے کوئی بندہ، کوئی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن جس طرح وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گاڑیاں جلائی گی، انہیں وہاں پہ جو جس قسم کے حالات تھے وہاں پہ سب تھا، لیکن وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، کیونکہ راتوں رات انہوں نے لاشیں غائب کر دی تھی۔ جو کچھ ابھی مرید کے میں ہوا ہے، مرید کے کی طرف چلتا ہے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات کر لوں، سہیل آفریدی وہ بندہ ہے، بار بار میں کہہ رہی ہوں، یہ وہ بندہ ہے جو مینیج نہیں ہو پائے گا ان سے، اس کو یہ مینیج نہیں کر پائیں گے۔ وہ علی امین گنڈاپور تھا جو سہولت کاری کر دیتا تھا، مینیج ہو جاتا تھا، کمپرومائز ہو جاتا تھا، لیکن جس دن سے سہیل آفریدی آیا اس دن سے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو مافیاز ہیں نا، ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں۔ مطلب جرنیل جس بندے کو دبانا چاہتے تھے اسے یہ دبا نہیں پا رہے، اور کیونکہ سہیل آفریدی نا عام نوجوانوں سے اٹھ کر وہ آیا ہے، اور نوجوانوں کا جو وہ نوجوان ہے جو نظریہ عمران خان پر کھڑا ہے، جو عمران خان پر اپنی جان تک قربان کرنے کی بات کرتے، ٹھیک ہے، تو سہیل آفریدی جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، ہر لفظ وہ عمران خان کا لیتے ہیں، عمران خان کی باتیں وہ انہیں دوبارہ سے زندہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے نظریے پر کھڑے ہیں، تو انہیں مینیج نہیں کیا جا سکے گا جو کہ جرنیل اس کو کرنا چاہ رہے تھے۔ اور جنید اکبر خان جو ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے تب جنید اکبر خان کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے، اسپیشلی ان کا سب سے بڑا فیصلہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے داخلی اور خارجی راستے جو ہیں وہ بند کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، اگر نہیں تو داخلی اور خارجی راستے بند کریں گے ہم، لیکن ان کے راستے میں ایک رکاوٹ تھی، وہ جو بھی بات کرتے تھے وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے تھے، اس کا ایک بڑا ریزن علی امین گنڈاپور تھا، کیونکہ علی امین گنڈاپور ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا، لیکن جس دن سے سہیل آفریدی آئے اس دن سے جنید اکبر خان میں جیسے ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو، وہ بھی اب ایک دبنگ انداز میں وہ سامنے آئے۔ جنید اکبر خان کا میں ایک بیان دیکھ رہی تھی، جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ یاد کرو انگو میں سہیل آفریدی میرے ساتھ تھا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم ہمیں ڈرا سکتے ہو، بلیک میل کر سکتے ہو، لیکن جس دن سہیل آفریدی جیسا بندہ آ گیا پھر کیا کرو گے؟ آج پھر خبردار کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا ظلم کرو گے ہم رک جائیں گے، نوجوان تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ صوبائی صدر جنید اکبر خان نے یہ دبنگ قسم کا یہ ایک وارننگ جاری کی ہے، اس کو آپ وارننگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو بیانات ہیں ان کو آپ صرف بیانات نہ سمجھیں، یہ صرف بیانات نہیں، اعلان بغاوت بھی ہو سکتے ہیں، اعلان احتجاج بھی ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا اعلان ہے کہ بھائی تمہیں ہمارا حق دینا پڑے گا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم چپ کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنا حق لے کر ہی رہیں گے۔ یہاں پہ کوئی باہر کا بندہ یا کوئی جرنیل، کوئی ایوانوں میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ جو عوامی نمائندہ ہی نہیں ہے، جو فارم 47 کے ہے، وہ آ کے ہمارے فیصلے یا عوام کے فیصلے نہیں کرے گا، فیصلے عوام کرے گی، عوام کے نوکر بن کر رہیں گے یہ سارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ عوام کے ملازم ہیں، ان کا کام ہے عوام کی حفاظت کرنا، نہ کہ عوام پر بادشاہت کرنا۔ تو ایک دبنگ قسم کا یہ پیغام تھا، اور یہ وہ پیغام ہے جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے مافیاز کو لرزا رہا ہے، یہ کانپ رہے ہیں۔ ابھی یہ سب سر جوڑ کر بیٹھے ہوں گے کہ کس طرح سہیل آفریدی کو یا تو ہٹا دیا جائے، اللہ نہ کرے، یا تو اس کو ہٹایا جائے، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ اس کو مینیج کیا جائے۔ اس کو مینیج تو وہ ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بندہ بتا چکا ہے کھلے عام کہ بھائی میں تو دنیا کی کوئی دولت بھی مجھے خرید نہیں سکتی، جھکا نہیں سکتی۔ تو ابھی یہ لرزا رہا ہے ایک ایک بات، اور ایک بات جس پر سہیل آفریدی بار بار سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے نہیں اب مانے جائیں گے، یہ جو تم بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہو اور ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہو، اب ہم بند کمروں کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کو ڈرا رہا ہے، ان کا ڈرونا خواب بن چکا ہے۔ بھائی عمران خان کی ایک جو خان صاحب کی ایک چال نے نا ان سب کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔
खान साहब का अगला प्लान क्या होगा, अगला अमल क्या होगा, ये देखना ये है कि ये खान साहब से अब मुलाकात होने देते हैं या नहीं होने देते। उस मुलाकात पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है? तो इमरान खान साहब ने तो अपनी चाल चल दी है और इनके सारे ख्वाब जो थे ना नवंबर के स्पेशली एक्सटेंशन के और इन सारी चीज़ों के, ये चकनाचूर हो चुके हैं। लेकिन उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, किसी भी तरह करके, कुछ भी करके, क्योंकि जिन्होंने इतनी-इतनी गोलियाँ चला दी, जिन्होंने 3 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया, मैशियत को डुबो के रख दिया, पाकिस्तान के पासपोर्ट को कमज़ोर तरीन लेवल पर लेके आ गए हैं। सोचें वो क्या ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे क्या? वो चुप होके बैठ जाएँगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। लेकिन देखना ये है कि आने वाले दिनों में अब इमरान खान साहब से मुलाकात होने दी जाती है। इमरान खान साहब के केसेस के फैसले ये क्या, क्योंकि केसेस के फैसले जजेस नहीं करते, ये बात आप लिख लें, जजेस नहीं करते, ये व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आते हैं ना, व्हाट्सएप मैसेजेस के बेसिस पे जो फैसले होते हैं, ये अदलो इंसाफ की बेस पे नहीं होते हैं फैसले, ठीक है? तो आगे चलते हैं। मुरीद के हवाले से एक खबर शाया की है डॉन न्यूज़ ने, और अब हैरत की बात ये है कि डॉन न्यूज़ ये खबरें कैसे शाया कर रहा है। मतलब आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मीडिया कहाँ से कंट्रोल होता है। ये अपनी मर्ज़ी से कोई खबर दे ही नहीं सकते, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से ये कुछ बोल नहीं सकते। कुछ बोलेंगे ना अगर अपनी मर्ज़ी से, कोई अवाम की आवाज़ बन जाएँगे अगर, तो फिर इनका क्या हशर होगा, ये हमें अच्छी तरह पता है। इस चीज़ को बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉन न्यूज़ ने मुरीद के हवाले से एक स्टोरी की है, एक खबर शाया की है। मैं इसके अहम नुकात सामने रखती हूँ। डॉन न्यूज़ इंग्लिश ने ये खबर शाया की है। मैं उर्दू में अहम नुकात इसके आपके सामने रखती हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं कि 12 और 13 अक्टूबर 2025 की दरमियानी रात मुरीद के में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने जीटी रोड पर धरना दिया था। वो इस्लामाबाद जा रहे थे ताकि अमरीकी सफारत खाने के बाहर फ़लस्तीन के हक में एहतजाज कर सकें। पुलिस ने रास्ते में खंदकें खोदी, इनके रास्ते रोके, जिसके बाद कारकुनों ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात होने से पहले ही पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी शहर में दाखिल हो गई। मकामी अफराद के मुताबिक 10,000 से ज्यादा एहलकारों ने शहर को घेर लिया और हर गली और बाजार की निगरानी ड्रोन से की गई। फजर से पहले अचानक ऑपरेशन शुरू हुआ। रात के तकरीबन 3:30 बजे टीयर गैस फायरिंग और भारी गोलीबारी से पूरा शहर लरज़ उठा। लोगों ने घरों की बत्तियां बुझा दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का आगाज टीएलपी के मुजाहिरीन ने किया, जबकि एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 4 घंटे तक फायरिंग जारी रही। ये डॉन न्यूज ने शाया किया है। गोलियां इमारतों से टकरा कर वापस आती रही। खिड़कियां टूट गई और फिजा आंसू गैस और बारूद की बू से भरी रही। फायरिंग 3 घंटे से ज्यादा तक जारी रही, यानी तकरीबन 4 घंटे। लाशें और जख्मी गायब हो गए। सुबह जब शहरियों को घरों से निकलने की इजाजत मिली तो जीटी रोड खून के धब्बों, जली हुई गाड़ियों और खाली कारतूसों से भरा हुआ था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी एक लाश या जख्मी का कोई निशान नहीं था। मकामी लोगों का कहना है कि लाशें और जख्मी रात ही में उठा लिए गए। पुलिस ने दावा किया कि सिर्फ 7 अफराद मुरीद के में मारे गए और कुछ लाहौर में। 75 मकामात दहशतगर्दी और कत्ल की दफात के तहत दर्ज किए गए, जबकि टीएलपी पर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती वज़रा के बयानात के मुताबिक सूबाई वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 3 आम शहरी मारे गए, 48 जख्मी हुए और 110 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लेकिन ये तादाद ज़मीनी हकाइक से मेल ही नहीं खाती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर सिर्फ 7 अफराद मारे गए तो इतने घंटों की गोलीबारी में हजारों मुजाहिरीन कहाँ गए? ये डॉन न्यूज़ सवाल कर रहा है। अब आप हिम्मत का अंदाजा करें कि ये हिम्मत कहाँ से आई कि ये लोग सवाल करने लगे, अवाम की आवाज बनने लगे। कुछ ना कुछ बीच में जरूर चल रहा है। आगे कहते हैं, क्या वाकई मुरीद के में एक खुफिया रियासती ऑपरेशन किया गया जिसकी तफसील छुपाई जा रही है? अब ये वो पॉइंट्स हैं जो डॉन न्यूज़ ने अपनी खबर में शाया किए हैं, और उन्होंने कुछ अहम नुकात मैंने निकाल कर आपके सामने रखे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डॉन न्यूज़ ये खबर शाया कैसे कर सकता है, ठीक है? और मुरीद के की रात को जो कुछ हुआ ना, वो तारीख की स्याह तरीन रात है।
जो कुछ हुआ, गोलियां चली, सड़कों पर कारतूस ही कारतूस थे। 3.5 घंटे तक आप सोचें कि लगातार जब गोलियां चल रही हों, 10,000 एहलकार वहां पे मौजूद हों और वो चारों तरफ से घेर कर गोलियां चला रहे हों, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पे कितनी लाशें गिरी होंगी, कितने लोगों को शहीद किया गया होगा। लेकिन सवाल वही बनता है कि जब इतने कारतूस थे, इतनी गोलियां चली हैं 3.5 घंटे तक लगातार, तो भाई लाशें कहाँ गई? वही चीज 26 नवंबर को जब गोलियां चलाई गई, रात का एक तारीकी करके, अंधेरा करके, रात की तारीकी में नहते पुरअमन लोगों पर गोलियां चलाई गई और फिर रातों रात लाशें गायब कर दी गई। और फिर वहां पे अता तारड़ जाके वहां पे दिखाता है बाकायदा वीडियो में, देखिए यहाँ पे आपको कोई बंदा नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन सड़कों के हालात चीख चीख कर बता रहे थे कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले क्या हुआ है। यही हाल मुरीद के में हुआ है। मुरीद के में डॉन न्यूज ने अब ये खबर शाया की है। ये मैंने कोई भी बात नहीं गढ़ी है, ठीक है, मैंने अपने से कुछ नहीं कहा है, ये डॉन न्यूज ने ये खबर शाया की है। तो डॉन न्यूज जब ये खबर दे रहा है, तो क्या नून लीग की सियासत में कोई हलचल मच रही है? रियासत के अंदर कोई टकराव चल रहा है? कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, कि एकदम से अवाम की आवाज आवाज कैसे बनना शुरू हो गई? जो मीडिया 3 साल तक जुल्म और जबर पर खामोश रहा, जिस मीडिया ने अमरीकी साजिश के तहत होने वाले जो जो मुल्क के साथ इतनी बड़ी गद्दारी पर जो मीडिया कुछ नहीं बोला है, जिस मीडिया ने चादर चारदीवारी के तकद्दुस पामाल होते हुए देखे हैं, जिसने अवाम को सड़कों पर घसीटते हुए इन लोगों को देखा है, औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, वहां पे ये खामोश रहे। जिन्होंने अरशद शरीफ की शहादत पर जो है वो इनके जमीर नहीं जागे, इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई गई, इनके जमीर नहीं जागे, ये इंसाफ लेने अदालतों में नहीं पहुंचे, इन लोगों ने जजेस जजेस के आगे जाके उनके आगे सवाल नहीं उठाए, इनके यहाँ पे अब जमीर कैसे जाग गया? ये जमीर जागने की नहीं, ये कोई और ही बड़ी खबर की तरफ इशारा दे रहे हैं कि या तो अंदर इनके कोई ना कोई हलचल चल रही है, कोई ना कोई रियासती टकराव चल रहा है, आपस में ही इनका गुत्थम गुत्था हुआ है, कोई ना कोई अंदर जो है वो खिचड़ी पक रही है, या फिर वाकई इनका जमीर जाग गया होगा। शायद इतना जुल्म जबर देख देख के, इतना जुल्म जबर देख देख के इनको भी शायद अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी हो। कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना। और फिर अब तक आप देखें कि साद रिजवी और अनस रिजवी, वो लोग अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। उन लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं है वो कहाँ पे, इनकी तहवील में है। अगर वो फरार हो गए हैं, तो भाई उनके पास मोबाइल फोन तक रसाई तो है ही है, होगी ना उनके पास। वो कोई पैगाम जारी क्यों नहीं कर रहे? वो आखिर कहाँ है? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई आप आइन और कानून से बालातर होके आप किसी बंदे को गायब कर दो? गायब ही है ना, वो कहाँ पे? अब तक उनको सामने नहीं लाया गया। आखिर वजह क्या है? आखिर उनके साथ हुआ क्या है? ये सवाल हर पाकिस्तानी को करने चाहिए, हर पाकिस्तानी को करने चाहिए। मुरीद केस स्पेशली, कि भाई जब गोली नहीं चली, आप बकौल आपके, अब तो डॉन न्यूज़ ये खबर शाया करके बता रहे, गोलियाँ चली, कारतूस वहाँ पे मौजूद थे। जब कुछ हुआ ही नहीं, कोई बंदे भी नहीं मारे गए, सब कुछ, तो वहाँ की सड़कें सुर्ख क्यों थी? खून के धब्बे कैसे थे? कारतूस कैसे थे? तो जुडिशियल कमीशन का मुतालबा इसलिए बार-बार किया जाता है। 9 मई, 26 नवंबर और 13 अक्टूबर पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए। ये कोई मुल्क का जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। पहली तो बात ये है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को खुद ही अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। कोई भी ज़ुल्म होता देखें, कोई नाइंसाफ़ी होती देखें, तो ये वक़्त के जो काज़ी होते हैं ना, उनको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो अज़ खुद नोटिस लें। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई अज़खुद नोटिस लिया गया? नहीं लिया गया। उल्टा आज की खबर आप देखें, आज ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 की अदालती कारकर्दगी और इस्लाहाती इक़दामात का एलामिया जारी किया है। आपकी आंखों के सामने कितना जुल्म-जबर हुआ। ये अदालतें बोली हैं उस जुल्म पर? नहीं बोली। हमारा मैंडेट जब तक चुरा लिया गया, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। उसमें जो मुलविस लोग हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, सामने नज़र आ रहा है किस तरह बैलेट बॉक्स उठाकर भाग रहे हैं। लोगों को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, और किस तरह सरेआम हमारा मैंडेट चुराया गया है, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। कोई अगर आइन होता, कानून होता किसी मुल्क में ना, तो फौरन से फौरन जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको फौरन बरतरफ करके उस पर इंक्वायरी बिठाते। उस पर इंक्वायरी बिठाकर उसकी तहकीकात होती। वो सारे एविडेंस मौजूद हैं, वीडियो प्रूफ्स मौजूद हैं, उस पर उसको सज़ा होती। ठीक है? आर्टिकल 6 लगता कि भाई तुमने इतनी बड़ी गद्दारी अवाम के साथ की, तो कैसे की? अवाम के साथ गद्दारी, ये पूरे पाकिस्तान के साथ गद्दारी है ना। लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी अज़-खुद नोटिस नहीं आज तक लिया गया। हम अपनी आँखों से ज़ुल्म और जबर होता देख रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी अदालती कारकर्दगी जो है वो उसकी एलामिया जारी कर रहे हैं।
अब ये अदालती कारकर्दगी और इस्लाहात से मुतालिक कागज़ों पर लिख कर तो दे देते हैं जी, अदाद-ओ-शुमार दे देते हैं, इस्लाहात हुई हैं, फिर उसके बाद शफ़ाफ़ियत के दावे कर दिए जाते हैं। अब देखें जैसे चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा है कि अदलिया में होने वाली इस्लाहात एक नए दौर का आगाज़ है। लेकिन भाई अवाम पूछते हैं, अगर ये नया दौर है, तो फिर ज़ुल्म अभी तक क्यों चल रहा है? इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? कोई इंसाफ को कोई एक तकाज़ा पूरा किया हो बताएँ। यहाँ पे जो सियासतदान हैं, करप्ट हैं, माफ़ियाज़ हैं, उनके तो एक के बाद एक सारे करप्शन केसेज़ माफ़ कर दिए जाते हैं। यहाँ पे कत्ल भी कर दिया हो तो वो बंदा अदालतों से फ़ौरन बरी हो जाता है। नताशा की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए, जो मज़लूम होता है, जो कमज़ोर होता है या फिर जो मज़लूम होता है, उसके साथ इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे बात अगर हम करें अरशद शरीफ कत्ल केस की, या हम इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की बात करें। अरशद शरीफ की वालदा तो इंसाफ माँगते-माँगते इन अदालतों के दरवाज़े खटखटाते-खटखटाते वो इस दुनिया से चली गई हैं। इमरान खान साहब आज तक अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की वो एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सके। तो बताएँ कहीं पे इन अदालतों ने अज़हुद नोटिस लिया? यहाँ यहाँ ज़ुल्म हो रहा है, हम यहाँ पे अज़हुद नोटिस ले लें? नहीं। लेकिन ये कागज़ों में अदाद-ओ-शुमार जारी कर देते हैं और बता देते हैं कि हमारी कारकर्दगी बेहतरीन हो रही है। बस कागज़ों में ही हमें ये कारकर्दगियाँ बेहतरीन नज़र आती हैं। क्या अदालतें हमारी सिर्फ़ कागज़ों की हद तक रह गई हैं? मतलब इंसाफ होता हुआ नज़र आए ना, किसी भी मुल्क के, किसी भी माशरे की जो तबाही होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि वहाँ पे अदलो इंसाफ ना हो। आज हमारा मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है। आज हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है। क्यों हुआ है? इ आप कोई भी बात करेंगे ना, कोई कोई भी बात करेंगे आप देखेंगे इसकी जाके जड़ें वहीं पे जुड़ती हैं, अदलो-इंसाफ के निज़ाम से मुतल्लिक। जब अदलो-इंसाफ नहीं होगा तो वो माशरा क्या ख़ाक तरक्की करेगा? वो तो तबाही होगा ना। और यही कुछ आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे कोई भी ज़ुल्म-ज़बर कर ले, कि कभी किसी ज़ालिम को, किसी ताकतवर को सज़ा नहीं दी गई। उन्हें उल्टा नहीं लटकाएगा, उन्हें अदालतों में नहीं घसीटा जा सकता। जैसे कि आप देखिए सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल इन्हीं अदालतों के सरबरस्ती में जायज़ करार दिया गया है। क्यों? क्या ये अदालतें वहाँ पे बोल नहीं सकती? वहाँ पे ये फैसला नहीं दे सकती थी कि क्या सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकते हैं? ये आइन है, ये कानून है, ये इंसाफ है। कोई इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए जाते। यहाँ पे मज़लूम के लिए जो इंसाफ है ना, वो मज़लूम के लिए सज़ा बन जाता है। यहाँ पे ताकतवरों को और ज़ालिमों को सज़ाएँ नहीं दी जाती। हमें कागज़ों में अदाद-ओ-शुमार ना दिखाओ। हमें कागज़ों में लिखे हुए ये इस्लाहात और ये कारकर्दगियाँ ना दिखाओ। हमें अमली तौर पर दिखाओ कि इस मुल्क में कोई इंसाफ है, इस मुल्क में कोई कानून बचा है। यहाँ तो सवाल करने वालों को, तनकीद करने वालों को मुल्ज़िम बना दिया जाता है। उन्हें बागी, गद्दार और उन्हें तौहीन अदालत का मुल्ज़िम करार दे दिया जाता है, अगर कोई सवाल करे तो। यहाँ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, यहाँ पे कितना ज़ुल्म-ज़बर हुआ पाकिस्तान में, जो आज जितनी भी पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जितना ज़ुल्म-ज़बर हो रहा है और जो पाकिस्तान पे जो मुसल्लत माफ़िया है ना, इन सब की जड़ें जाकर जुड़ती हैं इन अदालतों से। इन अदालतों में अगर इंसाफ होता ना, तो पहले दिन ही ये सब ना होता। ये जो रात के 12 बजे अदालतें खोलकर जो हुकूमत गिराई गई, एक चलती-फिरती मैशियत को डुबोया गया और खान साहब की चलती-फिरती हुकूमत को रात के 12 बजे एक अमरीकी साज़िश के तहत अदालतों को खोला गया। वहाँ पे उमर अता बंदियाल अगर होने देता ना तहकीकात साइफ़र की, तो ये सब ना होता। साइबर की तहकीकात होती, तो ये सब ना होता। चलें छोड़ें, वो भी छोड़ें। उसके बाद जो-जो कुछ हुआ, आज तक मज़लूम जेलों में बैठे हुए हैं। वो जेलों में बेगुनाह कैद है लोग। वहाँ पे ये अज़ख़ुद नोटिस नहीं ले रहे। ये है हमारे मुल्क की अदालतों का हाल। ये हमारी मुझे बज़ाते खुद मुझे इन अदालतों पे 1% भी ट्रस्ट नहीं है। मैं किसी भी चीज़ को लेके मैं इन अदालतों में नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरे साथ इंसाफ नहीं होना है। यहाँ पे किसी मज़लूम के साथ इंसाफ नहीं होना। यहाँ पे ताकतवर का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास झंडा है उसका कानून चल रहा है। ये चल रहा है। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये कागज़ों में हमें अदद-ओ-शुमार ना दिखाएँ। आप इंसाफ करें। आप एक बार अदलो-इंसाफ करके तो देखें। लेकिन आप खुद गैर आईनी तरमीम के नतीजे में आप चीफ़ जस्टिस बने, शायद आपको मेरी बातें ही बुरी लग जाएँगी। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इमरान खान ज़िंदाबाद।